भार्गव भाई, पहले चरण के प्रचार में कौन सी पार्टी हावी दिखी आपको? देखा जाए तो आप बीजेपी हावी दिख रही है। शुरुआती तौर पे जैसे भूपेंद्र भाई ने कहा कि आपने अपना एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया था, लेकिन उसके बाद आप कहीं ज्यादा उतनी दिखाई नहीं दे रही है। पर इस पूरी चर्चा के अंदर एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे जपन भाई ने कहा कि ये 80-90 के दशक से शुरू हो रही है। 90 के दशक से गुजरात अस्मिता की शुरुआत चिमन भाई पटेल ने शुरू की, क्योंकि चिमन भाई पटेल ने जब देखा कि उनका एक तबका था उनकी पार्टी का, जब वो सबसे पहले सरकार बनी तब बीजेपी और जनता दल दोनों की साथ में बनी थी, बाद में बीजेपी चली गई। उसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से वो चिमन भाई पटेल की सरकार बनी थी। चिमन भाई के बारे में मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अरसा हो गया, एक्सपायर हो गए। लेकिन चिमन भाई का चेहरा इतना खराब हो गया था गुजरात के अंदर 74 के आंदोलन के बाद। गुजरात में 74 के बाद पैदा हुआ एक भी बच्चे का नाम चिमन नहीं है, ये ऑफिशियल मैं कह रहा हूँ, रजिस्टर के अंदर। तो ये चेहरे की छवि बनाने के लिए उन्होंने गुजरात की अस्मिता, नया गुजरात नाम से उन्होंने गुजरात की अस्मिता का मुद्दा उठाया। वहां से सरदार पटेल से अन्याय की बात शुरू हुई, वहां से ये सब मुद्दे के भुनाने की शुरुआत हुई, वहां से ये मुद्दे भुनाते हुए, और ये सब चीजों का कॉकटेल किस तरह से किया जाए वो नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने आप को, और देखिए आप पिछले कई चुनाव से जब भी मौत का सौदागर बोला जाता है, जब भी उसको नीच बोला जाता है, तो विक्टिम कार्ड खेला जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और पूरी भाजपा जो है, वो पूरी भाजपा वो विक्टिम कार्ड को अच्छी तरह से ट्रम्प कार्ड के रूप में खेलती है। तो जिसके चलते गुजरात की अस्मिता वाला मामला जो 90 के दशक में जो शुरू हुआ था, वो उसके साथ सीधा सीधा जुड़ जाता है। और ये सीधा जुड़ने के कारण ये परिस्थिति का निर्माण होता है कि जब भी कांग्रेस के एक भी नेता के द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बयान दिया जाता है, तो विक्टिम कार्ड की वहां से शुरुआत होती है। और वो विक्टिम कार्ड जब खेला जाता है, तो विक्टिम कार्ड ट्रम्प कार्ड बन के बीजेपी के लिए फायदे में होता है। रही दूसरी बात कि यहाँ पे गुजरात में इस बार चुनाव के अंदर दिल मांगे मोर वाला तो मामला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे लोगों की उम्मीदें और दो चीजें हैं मानक जी। यहाँ पे गुजरात के अंदर दो गुजरात है। अगर गुजरात का अर्बन इलाका आप देखें तो आपको विकास वहां पे दिखेगा। अगर आप रूरल इलाके में जाते हैं तो वहां पे कहीं पे विकास नहीं दिखेगा। उज्ज्वला गैस उनको मिला है, लेकिन गैस रिफिल कराने के लिए पैसा नहीं है। वहां पे आज भी लकड़ियों पे ये काम चलता है। वहां पे आज भी टॉयलेट की समस्या है रूरल के अंदर। वहां रूरल के अंदर स्कूल के अंदर जाने के लिए बच्चों को नदी के अंदर से क्रॉस होकर जाना पड़ता है। तो गुजरात के दो चेहरे हैं जहां, इसीलिए समस्याएं जहां ज्यादा है तो रूरल के अंदर वो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। रही बात अर्बन के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी जो दिखना शुरू हुआ है, तो वहां दिल मांगे मोर वाला मामला है कि भाई आपने यहाँ पे ओवरब्रिज दे दिया, अच्छी सड़क दे दी, अच्छी ये पानी की व्यवस्था दे दी, तो हमें और भी कुछ चाहिए। और चाहिए वाला जो मामला है वो वहां से शुरू हुआ कोरोना के समय से। कोरोना के समय में मंदिर मस्जिद, लोग ये कहने लगे थे कि हमने मंदिर मस्जिद के लिए झगड़ा किया, कभी अस्पताल के लिए झगड़ा नहीं किया। तो हमें अस्पताल अच्छी चाहिए, हमें शिक्षा अच्छी चाहिए, क्योंकि गुजरात में सबसे महंगी चीज है तो वो शिक्षा है। तो शिक्षा हमें अच्छी चाहिए। तो ये दिल मांगे मोर वाला मामला आया है। और आप घोषणा पत्र भी बीजेपी का देखिए तो घोषणा पत्र के अंदर यही चीजों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम वाला मामला भी तवज्जो के अंदर है। वहां पे बताया गया है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व के द्वारा मिलकत को नुकसान, सरकारी या प्राइवेट मिलकत को नुकसान की जाएगी तो उसके ऊपर जुर्माना लिया जाएगा। भाई सरकारी मिलकत को नुकसान कब होता है? जब अपोजिशन आंदोलन करती है तब होता है। तो इनडायरेक्टली अपोजिशन के आंदोलन को दबाने की बात भी घोषणा पत्र के अंदर की गई है। ये 80 पेज को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इसके अंदर कहीं ये सब चीजों को ले जाने की कोशिश की गई है।